हाँ, अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल ये कर रहे थे और कर रहा था और मेरा ही फर्ज था करने का, तो मैं अभी पूरा करता हूं। सवाल आप भूल भाल गए होंगे। फ्लोर्स एंड टाइल्स। स्प्रिंग 2016 टर्म का सवाल था। मैंने उसमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सारी कर दी थी, टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट भी कैलकुलेट कर दी थी, अकाउंटिंग टैक्स दोनों की कैलकुलेशन कर दी थी। सवाल पढ़ने दोबारा करता हूं पूरा। क्या फोर्टीन में कंपनी अकाउंट में मिक्स हुआ था और ऑटम 14 में, और बीच में शायद कोई IS 8 के साथ मिक्स हुआ है, ऐसा कुछ है। आता रहा है, लेकिन हाँ, स्प्रिंग 15 में IS 8 के साथ मिक्स हुआ था, तो IS 8 अब FA2 में नहीं है, तो आया है बीच में। यानी मेरा ख्याल है को IS 12 शायद मुश्किल से 1-2 अटेम्प्ट्स होंगी जिनमें नहीं है, हर अटेम्प्ट में आता है। सवाल दोहरा लेते तो अच्छा था। चले, पढ़ लिया आपने। स्प्रिंग 16 करंट टैक्स काफी सारा हो चुका था, रुपीज मिलियन, PBT 80 है जी, ग्रेचुटी एक्सपेंस ऐड कर लिया था। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने शुरू किया था कि सवाल तरतीब से चलते जाएं, जो जो रास्ते में आता जाए एडजस्ट करते जाएं, और ये भी कर सकते हैं कि ग्रेचुटी एक्सपेंस नजर आ गया तो फिर ग्रेचुटी पेड भी पूरे सवाल में ढूंढें और यही लिख लें, तो दोनों बातें ठीक है। आगे, बैड डेट एक्सपेंस 10 और कैपिटल गेन था जो कि एग्जेम्प्ट था 5। बस यही तक किया था। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कर ली थी, वर्किंग 1 17.50 और टैक्स डेप्रिसिएशन भी कर ली थी 29.92। ऊपर वाले टेबल में जो कुछ था ये वो कर लिया। पॉइंट नंबर 1 में ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए थे, पॉइंट नंबर 2 में कुछ और, पॉइंट नंबर 2 में कुछ और डिस्पोजल है ना, तो जो एसेट बिका उसके ऊपर गेन या लॉस है,
तो बुक वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हुए हैं, तो अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल निकलेगा कितने का बेचा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 35 का, और अकाउंटिंग के मुताबिक बुक वैल्यू कितनी है उसकी, डिस्पोजल वाले की 26.5। तो अकाउंटिंग का गेन ऑन डिस्पोजल 8 पॉइंट, ये निकाल देते हैं और टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल डाल देते हैं। तो जो एसेट 35 का बिका उसकी टैक्स WDV क्या है, वो भी वर्किंग की हुई है 24.3, 10.7। तो अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल निकाल दिया, टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल डाल दिया। पॉइंट नंबर 2 और 3 में कुछ और, पॉइंट नंबर 4, लीजेस तो आप रिवाइज कर ही चुके हैं, वो तो आपको सब याद है, ऐसे ऐसे आता लीजेस। तो राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी, राइट ऑफ यूज की डेप्रिसिएशन जो लेसी ने चार्ज की होगी वो रिवर्स कर देंगे, वर्किंग 2। जो उसने लीज लायबिलिटी पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया होगा वो रिवर्स कर देंगे, और जो लीज पेमेंट है वो लेस कर देंगे। कितनी है लीज पेमेंट, 30। ये दोनों करते हैं कैलकुलेट। राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी इनिशियली किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होता है, NIL पे, NIL पे नहीं होता। तो राइट ऑफ यूज इनिशियली रिकॉर्ड होगा PV ऑफ लीज पेमेंट जो के है 30 एडवांस, ये एज इट इज, और उसके बाद 30 की रह गई 1 माइनस 12.5 पावर माइनस 4, 120, और इस पे डेप्रिसिएशन हुई होगी, पहला ही साल है 1 जनवरी 15, तो 120 डिवाइडेड बाय 5, 24, और डेफर्ड टैक्स के लिए भी अभी ही कैरिंग अमाउंट भी निकाल ले 96। ये हो गया राइट ऑफ यूज। और लीज लायबिलिटी के लिए भी कैलकुलेशन करनी है, तो डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। 1 जनवरी 15, 1 जनवरी 15, हाँ जी 120, इंटरेस्ट नहीं है, एडवांस है 30, 90, 1 जनवरी 16, 90, इंटरेस्ट 11.33, 30, 7, 1.33। बाकी 3 साल भी बनाने की जरूरत है नहीं, बस हमें 15 ही के लिए फिगर्स चाहिए। तो ये राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी। राइट ऑफ यूज की डेप्शन एड बैक 24, इंटरेस्ट एड बैक 15 का इंटरेस्ट कितना 11.33, और लीज पेमेंट लेस। ये हो गया पॉइंट 4।
0.4 डन। 0.5 1 मिलियन की पेनल्टी पे की, तो क्या करें, ऐड कर देते हैं। 1 ऐड हो गया। पॉइंट नंबर 6, ग्रेचुटी पेड 10 मिलियन है, लेस हो जाएगी। दस। पॉइंट नंबर 7, हाँ जी 0.6 तक पहुंचे तो मैं 0.7 समझाता हूं। 0.6 तक कोई इख्तलाफ, चले 0.7 समझाता हूं। पॉइंट नंबर 7, जिसको जो भी टूटी फूटी समझ आ रही है, तो यहां क्या एड लेस करूं? हाँ जी, एंटरटेनमेंट क्या ऐड कर दें? ऐड कर दें, ना करें, लेस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, पावर ले लेंगे। क्यों कुछ भी नहीं भाई है? अगर आप नंबर्स ध्यान से पढ़ें तो ये 2013 की कहानी है। हम 2015 की करंट टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। 2013 की रिटर्न फाइल हुई होगी, उस पे टैक्स वालों ने इख्तलाफ कर लिया, तो इसका मतलब उसकी असेसमेंट हुई होगी, तो फटा हुआ होगा ना। तो टैक्स वालों ने 2013 की रिटर्न की असेसमेंट की है। असेसमेंट का वर्ड नहीं है, लेकिन टैक्स वाले अगर इख्तलाफ कर रहे हैं 13 की रिटर्न पे, तो असेसमेंट हुई है तो कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने हमारे 2 खर्चों से कर लिया इख्तलाफ, हमने लड़ने का फैसला कर लिया, और ये सारा मामला है 2013 का। तो यहां पर इसका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं आपको करंट टैक्स फॉर करंट ईयर कैलकुलेट करा रहा हूं। इस पॉइंट को बताऊंगा जब नोट्स पढ़ाऊंगा कल इंशाल्लाह। तो इस सवाल में अभी फिलहाल इसका कोई काम नहीं। पॉइंट 8 है जी। चलो, चीज पूरी हो गई या कुछ रह गया? हाँ जी, पूरी है। सवाल यहां तक जो किया है, देखें सब लाइन आइटम की शक्ल, कोई हिंट मिलता हो? किसी का कोई साथी रह गया हो? बैड डेट राइट ऑफ, वो कहां है? बैड डेट राइट ऑफ कहां है? हाँ, तो फिर हमें प्रोविजन का अकाउंट बना के देखना पड़ेगा। वर्किंग 3, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या क्या पता है इसके बारे में? ओपनिंग पॉइंट 1 में दिया हुआ है। नहीं यार, डाउटफुल डेट 2 है। अच्छा, और क्या पता है? बैड डेट एक्सपेंस पता है 10। और क्या पता है? बस, और सवाल में इसका कहीं जिक्र नहीं है। तो ज्यादा कॉमन क्या है, राइट ऑफ या ये सीडी होगा? बीडी था, क्योंकि खामोशी है ना, या तो राइट ऑफ है या सीडी है। क्योंकि खामोशी है
तो इसलिए एग्जामिनर ने जब नहीं बताया तो जिसने उसको राइट ऑफ अज्यूम किया होगा उसका भी सोल्यूशन सही माना जाएगा, जिसने सीडी अज्यूम किया होगा उसका भी सही माना जाएगा। भाई नहीं, कोई कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हमको जोड़ तोड़ कर सके, क्योंकि बचपन में आपने पढ़ा है कि राइट ऑफ की एंट्री बहरहाल इसके अलावा और भी एक तरीका है, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। जरूरी तो नहीं कि यहीं पर ही आए, हो सकता है बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट हो। तो अगर बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट हुआ होता तो फिर तो यहां नहीं आएगा, तो इसलिए सीडी ही है। और बैड डेट राइट ऑफ लाजमी नहीं है कि हो, लेकिन अगर हम प्रोविजन बनाते हैं बीडी है तो फिर ज्यादा चांसेस हैं कि सीडी भी होगा। लेकिन ये इतना टेक्निकल मसला नहीं है कि अगर किसी ने राइट ऑफ अज्यूम कर लिया होगा तो सारा सवाल पेपर फाड़ के फेंक देंगे उसका, इतना टेक्निकल मसला नहीं है। जिसने राइट ऑफ लिया होगा वो भी सही है और जो सीडी लेगा वो भी सही है, तो राइट ऑफ नहीं है। हाँ अब हो गया ये पूरा, तो टैक्स प्रॉफिट निकल आया है जी 82.61 और इस पे लग जाएगा करंट टैक्स 32%, 26.43 26.43। क्या ये वाला? सिक्स पॉइंट सिक्स करंट टैक्स डन। अच्छा अब ये 16 ऑनवर्ड जो है ना, ये रश वाले ही सवाल होते हैं। वो पुरानी बात थी जब आसान सवाल थे, लेकिन अब से ऑनवर्ड अच्छे सवाल हैं। तो अभी एक 17 का कराता हूं और डेफर्ड टैक्स निकाल लेते हैं। अब 31 दिसंबर 15 डेफर्ड टैक्स निकाल लो। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और इस पे लग जाएगा टैक्स रेट और डीटीएल या डीटीए। चले भाई डेफर्ड टैक्स का सफर शुरू करते हैं। सवाल में शुरू से आए, एसेट्स कहां क्या क्या है। पहले टेबल में कोई एसेट 0.1 0.2 जी पीपीई, तो वर्किंग वन में सब कुछ कैलकुलेट कर दिया था मैंने। कैरिंग अमाउंट भी निकाल दी थी, टैक्स बेस भी निकाल दी थी। कैरिंग अमाउंट कितनी वर्किंग वन में? कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस दोनों निकाल दी थी जी। 3, 11 और टैक्स बेस 2, 6, 9.28 और कोई एसेट 0.2, 3, 4 राइट ऑफ यूज। तो राइट ऑफ यूज की कैरिंग अमाउंट 96 और उसकी टैक्स बेस 0 होती है। और कोई एसेट 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 नहीं। लाइबिलिटीज पे आ जाए, फिर वापस चलें पहले टेबल में 0.1 में प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी क्या क्या पता है? बीडी पता है, 13 और क्या पता है? ग्रेच्युटी एक्सपेंस पता है 12 और बस नहीं, पेड भी पता है 10। तो अब पता चल जाएगा 15।
ये आ गई प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी की कैरिंग अमाउंट। $15 और टैक्स बेस इसकी 0 होती है। और कोई लायबिलिटी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये कर चुके हुए हैं। 12 टैक्स बेस 0 होती है। और कोई लायबिलिटी? लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट आपने सब रिवाइज कर लिया हुआ है, आपको आता है, आप रोज रिवाइज करते हैं। मुझे ट्राई करें दे, मैं देखता हूँ आता है कि नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा आपको आता है सबको, बस देख लो मुझे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये और इसमें ऐड करते हैं शायद, पता नहीं ऐड करते हैं, ये ऐड करते हैं, है ना? हाँ पेमेंट इन एडवांस है, हम खड़े हैं इधर 15 में, ये और प्लस वो जो इंटरेस्ट 15 का एक्सपेंस अगली लाइन से उठाया हमने 101.33। अच्छा, अगर किसी को याद पड़ रहा है कि नहीं इसमें से हम कुछ माइनस भी करते थे, तो वो तो हमने करंट नॉन करंट में तोड़ना होता था ना। अब थोड़ी करंट नॉन करंट में तोड़ना है, अब तो हमें बस देखना है लीज लायबिलिटी का लेजर बैलेंस क्या आ रहा है, तो वो यही आ रहा होगा। और इसकी टैक्स बेस होती है 0। और कोई लायबिलिटी? बस खत्म हो गया डेफर्ड टैक्स। कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस 41.72। कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस माइनस कैरिंग अमाउंट। और टैक्स रेट चूंकि सेम ही है, तो हर एक पे अलग लगाने की बजाय नेट ही कर लेते हैं। 9 पॉइंट पॉजिटिव और टैक्स रेट हो गया 32%, तो पॉजिटिव है तो डीटीएल बन गया 3। तो ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ गया। नहीं, ये क्लोजिंग डीटीएल है, तो अब इसी से आगे चल रहा हूं। ये क्लोजिंग है लायबिलिटी बीडी 5.28 इस साइड पे आ जाएगा 2.2। करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स। अच्छा, अब ये पास्ट पेपर्स के सवाल करके कुछ थोड़ी बहुत शक्ल बन रही है कि क्या कर रहे हैं, या पता नहीं हो रहा हो क्या रहा है, नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। क्लास में आओगे तो पता चलेगा ना, हालांकि कॉमन सेंस की बातें कर रहा हूं मैं। डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के लिए ना रेट कौन सा लगना है उसके हवाले से एक बात सिखा रहा हूं, और इसको मैं कह देता हूं। वैसे तो हमने मेजरमेंट पढ़ी ली है, लेकिन फिर भी मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं, तो इसके लिए मैं हेडिंग दे रहा हूं डेफर्ड टैक्स की मेजरमेंट। इसका सोल्यूशन पूरा कर ले नोट, फिर मैं ये मेजरमेंट वाली बात बताता हूं। अच्छा, 2 मिसालों से एक बात समझाऊंगा, अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो बता दूंगा करना क्या है। नोट कर ले जल्दी जल्दी यार, एक सवाल और करना है।
चलो सब नोटेड, सब ने सब नोट कर लिया। ये मैंने इधर हेडिंग एक इधर कोने में लिखी थी, इधर मैं दोबारा लिख रहा हूं वही वाली। मेजरमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स, मतलब डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए रेट क्या लगना है ये बता रहा हूं। आलो के अभी जो कर रहे हैं सवाल उसमें रेट लगा ही रहे हैं लेकिन इसमें अब कुछ और गहराइयां हैं जो पिछले कुछ 4 साल से टेस्ट हो रही हैं, वो बताता हूं। मेजरमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स का मतलब है कि डेफर्ड टैक्स के लिए रेट कौन सा लगना है। दो एग्जांपल्स है ना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो बता दूंगा करना क्या है। दो 2022 में हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया हुआ है, 22 से रिलेटेड पे किया था, 23-24 से रिलेटेड हमने अभी 22 में ही पे कर दिया, यानी ये सारी अमाउंट हमने 22 में ही पे की हैं। टैक्स वाले इंश्योरेंस एक्सपेंस को अलाउ करते हैं कैश बेसिस पे, और पाकिस्तान में नहीं होता क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ मुल्कों में ऐसा हो सकता है कि टैक्स रेट्स हर साल अनाउंस करने की बजाय
दो दो तीन तीन साल के इकट्ठे अनाउंस करके फिर 3 साल बाद अगली अनाउंसमेंट करते हो। जैसे इस मिसाल में 22 में अनाउंस कर दिया गया था कि 22 पे ये रेट एप्लीकेबल है, 23 पे ये है, 24 पे ये है। अगली बार रेट्स कब रिवाइज होंगे? 25 में या 24 जो भी है। यानी अब 23 और 24 के अभी से पता है रेट्स। डीटीए या डीटीएल कैलकुलेट करते हैं। 31 दिसंबर 22 पे डीटीएल करते हैं कैलकुलेट। इस मिसाल में एसेट कौन सा है? प्री पेड इंश्योरेंस। कैरिंग अमाउंट कितनी है? 27,000। टैक्स बेस कितनी? 0। डिफरेंस टैक्सेबल डिडक्टेबल? एसेट है, टैक्सेबल। डीटीएल बनेगा, है ना? बनाए, करें कैलकुलेट। हाँ जी, कितना भाई? अच्छा चले, कैसे? कितना? 15 पे 32 और 12 पे 34, ऐसे सब है? पता नहीं, आप बताएं। हाँ, यानी 27,000 पे 27,000 पे 30%। हाँ जी, ये होना चाहिए। ये किसको लगता है? क्यों? ठीक है, आपने तो बता दिया। और हाँ, पैसे मिल रहे नहीं हम। हाँ, डिडक्शन मिल रही है। हाँ, यानी इस पे डिडक्शन असल में मिली ही 22 में है, तो वो 30% ही की डिडक्शन मिली है। अच्छा जी, ये क्यों है? हाँ हाँ, तो फ्यूचर में तो लाइव कुछ नहीं होगी। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। अच्छा चले, फिर एक मिसाल और बता के ना फिर दोनों को इकट्ठे बताता हूँ। रिसर्च पे हमने खर्चा कर दिया, इनकर्ड इन 2022 15,000, और टैक्स वाले कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा है, एक साल में इसको बांट लो। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ डिडक्शन
of R&D over 3 years on straight line. और ये टैक्स रेट्स वाली बात यही है, ठीक है। ये सारी अंग्रेजी, ये दोबारा वही है, सेम एज इन एग्जाम्पल 1, ये वाली कहानी सारी यही है। चलें अब बताएं, 31 दिसंबर 22 पे खड़े हैं हम, और इस सवाल में ये वही बेचारा वाला एसेट, कैसे, क्यों? हमने एक्सपेंस बनाया है, टैक्स वालों ने डिडक्शन फ्यूचर में अलाउ करनी है, तो ये वो बेचारा एसेट जो बताया था, तो इस बेचारे एसेट की कैरिंग अमाउंट हो गई 0। टैक्स बेस 10,000, 15,000 में से 22 तो गुजर गया ना, तो 10 मजीद डिडक्शन मिलनी है, टैक्स बेस 10। यार वो फौत तो नहीं हो गया? ठीक हो, खैरियत है? डिडक्टेबल टैक्सेबल, डिडक्टेबल डिफरेंस, टैक्सेबल डिफरेंस। एसेट है, कैरिंग अमाउंट कम है, डिडक्टेबल, तो डीटीए बनेगा, है ना? कितना? वही क्या, अच्छा इन दोनों मिसालों में फर्क क्या किया मैंने? ये नहीं कहे उसमें इंश्योरेंस थी, इसमें रिसर्च है, नहीं, सिचुएशन का फर्क क्या किया? हम एक्सपेंस बनाएंगे बाद में, टैक्स वाले डिडक्शन अभी दे चुके, हम एक्सपेंस अभी बना चुके, टैक्स वाले डिडक्शन बाद में देंगे। मैंने दोनों मिसालों में एक्सपेंस ले लिया, दो ही बातें हो सकती है ना, मसला है तो इनकम भी हो सकती थी, मैंने एक्सपेंस से करा दिया। हम एक्सपेंस बाद में बनाएंगे, टैक्स वाले डिडक्शन सारी अभी दे चुके, हम एक्सपेंस अभी बना चुके, टैक्स वाले डिडक्शन बाद में देंगे। तो यहां पर डीटीए 10,000 पे 30% या फिर 5,000 पे 32 और 5,000 पे 34। हाँ जी, यानी इधर ऐसे और उधर ऐसे हैं, उधर भी 30, इधर भी 30। हाँ भाई, इधर यानी दोनों में सेम, उसमें हाँ जी, दोनों में डिफरेंट रेट वाला। उसमें 30 वाला पूछ रही, बता रही है, उसमें 30 वाला और इसमें डिफरेंट वाला। हाँ जी, अच्छा इसमें जो थोड़ा बहुत भी ज्यादा सोचता, एक तो है वो कहेगा पर दफा करें 30 लगाएं, किस्सा खत्म करें, अगले साल देखेंगे, एक तो वो है, तो वो तो दोनों में 30 लगेगा। लेकिन अच्छा ये मैं क्लियर कर सका हूं कि ये 22 में अनाउंस हैं, यानी ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि 23 में शायद गवर्नमेंट चेंज हो जाए, टैक्स रेट बढ़ जाए, ये ऐसा नहीं है, ये 22 में ऑफिशियली अनाउंस्ड है रेट सारे, ये सब 22 में पता है ये वाले रेट्स। तो जो थोड़ा बहुत भी सोचेगा उसके जहन में शायद ये आ रहा हो कि इस मिसाल में ऑफिशियली डिडक्शन बाद में मिलनी है, ऑफिशियली ये रेट्स लगने हैं, ये तो नहीं लगेंगे, तो इस मिसाल में इन पे बनना चाहिए, और इसमें ऑफिशियली डिडक्शन 22 में मिल गई, वो 30% पे मिली,
तो इस पे डेफर्ड टैक्स बनना चाहिए, है ना? नहीं, दोनों में वो 32-34 पे बनेगा। क्यों? अच्छा, मैंने पहले ना कोशिश की थी आपको बहुत सारे क्यों समेटने की, और उसके बाद ये भी शायद समझाया था कि डेफर्ड टैक्स एसेट क्यों बना रहे हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों बना रहे हैं, वो कल को ऑफिशियली करंट टैक्स वगैरह वाली बात दोबारा बताता हूं। ये जो अभी इस वक्त ये जो अभी एग्जांपल 1 है, इसमें डेफर्ड प्रीपेड इंश्योरेंस की बात हो रही है, और हुआ क्या है कि हमने अभी एक्सपेंस नहीं बनाया, टैक्स वाले अभी डिडक्शन अलाउ कर गए, तो कॉन्सेप्चुअली डेफर्ड टैक्स बनना चाहिए ना? क्यों? टाइमिंग का फर्क आ गया, हम इसको एक्सपेंस बनाएंगे ऐसे, टैक्स वालों ने पूरा का पूरा 37,000 अभी एक्सपेंस अलाउ कर दिया, डेफर्ड टैक्स बनना चाहिए। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों बननी चाहिए, टैक्सेबल डिफरेंस क्यों आया, ये बताता हूं। ये डिफरेंस आ रहा है, तो अब होगा क्या, जब कल हम एक्सपेंस बनाएंगे। अच्छा, डिफरेंस खत्म कब होगा? जब कल हम एक्सपेंस बनाएंगे। तो जब कल हम एक्सपेंस बनाएंगे तो टैक्स कैलकुलेशन में क्या होगा? पूरे प्रोसीजर पूछ रहा हूं। करंट टैक्स पीबीटी से शुरू किया होगा, फिर कल हम एक्सपेंस बनाएंगे, टैक्स वाले आज डिडक्शन दे चुके, तो अगले ईयर्स में कैलकुलेशन में करते हुए क्या कर रहे होंगे? एड बैक कर दिया जाएगा, टैक्स प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कितना ज्यादा देना पड़ेगा? 30 नहीं, 32-34। हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जब ये डिफरेंस खत्म होगा, तो कब होगा? जब हम एक्सपेंस मान लेंगे, तो तब क्या होगा? हम एक्सपेंस मानेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट तक जाते हुए वो एड बैक कर दिया जाएगा, टैक्स प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा, इट विल रिजल्ट इन फ्यूचर टैक्सेबल अमाउंट, हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो इसलिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो जितना पड़ेगा, तो फिर उसी से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम इसलिए नहीं बना रहे कि आज हमें 30 के डिडक्शन मिल गई है, हम इसलिए बना रहे हैं कि कल जब हम अपने 27,000 को एक्सपेंस मानेंगे, तो कल को इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट में एड बैक कर दिया जाएगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना रहे हैं। तो चूंकि गा की बात है, तो ये 32 और 34 आएगा। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हम बना रहे हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। क्यों बना रहे हैं? ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि हमने रिसर्च एक्सपेंस अभी मान ली, टैक्स वालों ने डिडक्शन अलाउ नहीं की, डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस खत्म कब होगा? जब कल को वो अलाउ कर देंगे। तो जब कल को अलाउ कर देंगे तो क्या होगा? हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा, टैक्स कम पड़ेगा, फायदा होगा, तो डेफर्ड टैक्स एसेट बना रहे हैं। कल को फायदा होगा, टैक्स कम पड़ेगा, जितना पढ़ना था वही कम पड़ेगा ना। कितना पढ़ना था? 32-34। तो इसलिए दोनों मिसालों में 32-34 ही लगेगा। तो अगर तो ये बात समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो इसके लिए उर्दू में लिख ले बेशक, कि अगर आपको जिस आइटम पे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस आइटम पे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसके लिए फ्यूचर में एप्लीकेबल टैक्स लॉ, टैक्स रेट अभी ही पता है, तो उसी के ऊपर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होगा। दोबारा, जिस आइटम पे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने लगे हैं, उस आइटम पे जो फ्यूचर में टैक्स रूल, टैक्स रेट, दोनों वर्ड जरूरी हैं, टैक्स रूल, टैक्स रेट, जिस आइटम पे हम ईयर एंड पे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने लगे हैं, उस आइटम पे फ्यूचर में जो टैक्स रूल और टैक्स रेट एप्लीकेबल होना है, वो अभी ईयर एंड पे ही अनाउंस्ड है। तो फिर तो उस आइटम पे डेफर्ड टैक्स फिर उसी के हिसाब से लगेगा। है
वो फिर सवालों की प्रैक्टिस में देखेंगे ना। अभी तो मैंने 2 मिसालें बताई हैं, अब बाकी फिर सवालों की प्रैक्टिस में साथ साथ आएंगी ये चीजें। जी क्या क्या? हम ईयर एंड पे डेफर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जिन आइटम्स पे डेफर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब जिनका डिफरेंस आया हुआ है, उनके लिए फ्यूचर में एप्लीकेबल टैक्स रूल, टैक्स रेट ईयर एंड पे ही अनाउंस्ड हैं, तो फिर हम उन पे डेफर टैक्स उन्हीं के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे। टैक्स रूल्स, टैक्स रेट दोनों बोले मैंने। जी अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो फिर डिफरेंट आ रहा है सर। नहीं ना, अभी तो हो गया जो होना था। हम तो बात कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है, जब ये कल खत्म होगा तब क्या होगा, हम तो उसके ऊपर डेफर टैक्स बना रहे हैं ना। अच्छा, अगर 23 और 24 का रेट ही गिवन ना होता, अगर 32-34 गिवन ही ना होता तो 30 लगाते, और अगर 23 का गिवन होता, 24 का गिवन ना होता, तो दोनों पे 32 लगाते। अच्छा, 2 एग्जाम नोट्स और लिख लें। ये एग्जाम नोट्स नहीं, मतलब ये मेजरमेंट और डेफर टैक्स में 1 पॉइंट लिखवाया है ना, 2 और लिख लें। इसको 1 कह के, जो भी उर्दू लिखी है, उर्दू इंग्लिश, इसको 1 कह के 2 पॉइंट और लिख लें। ये एक तो खैर बड़ा ही आसान है, दूसरा ये लिख लें कि ये जो डीटीए डीटीएल है, डीटीए और डीटीएल, ये बैलेंस शीट में नॉन करंट में प्रेजेंट होता है, यानी ये करंट लायबिलिटी में नहीं आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। डीटीए है तो नॉन करंट एसेट में आता है, करंट एसेट में नहीं आता। ये जो डीटीएल और डीटीए है, ये बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी या नॉन करंट एसेट में प्रेजेंट होता है, और आईएस 12 ने मना किया है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के चक्कर में नहीं पड़ जाना। ये बात एमसीक्यू में टेस्ट हो सकती है। डीटीएल और डीटीए एसओएफपी में नॉन करंट में शो होता है, नॉन करंट लायबिलिटी या नॉन करंट एसेट, और आईएस 12 ने इसकी डिस्काउंटिंग करने से मना किया है। डिस्काउंटिंग कहां से आ गई बीच में, वो सोच ही क्यों आई? क्योंकि हो सकता है कोई सोचे कि जी डेफर्ड टैक्स पीपी पे बना है तो वो तो अगले 8 साल में खत्म होगा, तो उनकी डिस्काउंटिंग करें, तो आईएस 12 कह रहा नहीं, ऐसे कामों में ना पड़े। और तीसरी बात ये लिख लें, इसका ना तीसरी बात, पाकिस्तान में मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कंपनी के लिए एक ही रेट होता है, पाकिस्तान में एक ही टैक्स रेट है कंपनी के लिए, इंडिविजुअल्स में डिफरेंट है ना, स्लैब्स के हिसाब से। तो कंपनीज के लिए एक ही होता है चूंकि, इसलिए ये पॉइंट जो एहतियातन बता रहा हूं, पाकिस्तान में होता नहीं, इसलिए होता भी नहीं टेस्ट में। अगर स्लैब रेट्स हैं अलग अलग, यानी करंट टैक्स कैलकुलेशन करते हुए, टैक्स पढ़ा हुआ है सबने ना, तो स्लैब रेट्स होते हैं ना इंडिविजुअल के लिए कि इतनी इनकम पे ये है, इतनी इनकम पे ये है। तो अगर स्लैब रेट्स हैं तो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन के लिए एवरेज टैक्स रेट यूज होता है। दोबारा, करंट टैक्स निकालते हुए अगर स्लैब रेट्स हैं, स्लैब रेट्स कह रहा हूं मैं, वो बात नहीं कर रहा जो उस दिन एक सवाल करते हुए किया था कि नॉर्मल के ऊपर 30% था और डिविडेंड के ऊपर 10% था, ये नहीं कहा मैंने। स्लैब रेट समझते हैं ना, अगर करंट टैक्स की कैलकुलेशन में स्लैब रेट्स हैं तो डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के लिए उनका एवरेज रेट इस्तेमाल होता है। ये चांस नहीं है टेस्ट होने का, क्योंकि पाकिस्तान में होते नहीं है स्लैब रेट्स।
चलो जी, 10 मिनट में एक सवाल तो हम इंशाल्लाह कर ही लेंगे। आप पढ़ लीजिए ऑटम 17 नहीं, स्प्रिंग 18, स्प्रिंग 18, स्प्रिंग 18 अटेम्प्ट का एक सवाल है, रोज लिमिटेड है। यार होमवर्क आप लोग करते नहीं है ना। अरे ये मैंने मिटा दिया, ओहो, ये लिख लिया था। यार ये ना हो क्या आप कहें नहीं जी वो नहीं किया हमने, आप दोबारा करा दे तो फिर वो है होमवर्क। अच्छा चले, मैं ऐसा करता हूं कि इसमें से ना ये जो चीज अभी समझाई है सिर्फ इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स अभी बता देता हूं, बाकी फिर आप होमवर्क कर, लेकिन कर रहे हैं। तो स्प्रिंग 18 पे आए, स्प्रिंग 18 रोज लिमिटेड, और इसमें एक आप पढ़ लें पहुंच गए, चले मेरे साथ साथ चलिएगा। पहली लाइन, ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 17, रिक्वायर्ड सतना का डेफर टैक्स एक्सपेंस पूछा नहीं, बस सिर्फ सतना का क्लोजिंग डिटेल पूछा है। ओके, पॉइंट 1, टैक्स रेट 30% है अनलेस कहीं और कुछ और कहा हो। अब आप पढ़ेंगे 2 चीजें बस बता रहा हूं, एक आप पढ़ लें 0.4 और एक 0.5, चले एक एक करके करते हैं। 0.4 पढ़ लें, 0.4, अदर रिसीवेबल्स कोई एसेट होगा, इसमें एक डिविडेंड रिसीवेबल भी शामिल है। तो अदर रिसीवेबल और डिविडेंड रिसीवेबल को मैं तोड़ लेता हूं। अदर रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट 9, डिविडेंड रिसीवेबल की 8, अदर रिसीवेबल 17 हैं विच इंक्लूड, तो इनको मैंने अलग कर दिया। अदर रिसीवेबल की टैक्स बेस तो उन्होंने खुद ही बता दी, जो भी है ये बालक बता दी 6। इधर आते हैं, डिविडेंड रिसीवेबल 8 कैरिंग अमाउंट दी हुई है, यानी इनकम बन चुकी है, कैश नहीं मिला, डिविडेंड रिसीवेबल
इनकम बन गई है, कैश नहीं मिला। डिविडेंड इनकम वॉज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस इन 2017, ठीक है। 17 में ये इनकम कैश बेसिस पे टैक्स होती थी, लेकिन 1 जनवरी 18 से इसका जो एप्लीकेशन है वो चेंज हो गई हुई है और ये डिविडेंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अब आप जब डिविडेंड रिसीवेबल के ऊपर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने लगे हैं तो इसका अगले साल का रूल बता दिया ना, तो डेफर्ड टैक्स फिर हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो अब अगले साल का रूल ये है कि ये कैश जब हमें मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। कैश तो मिला ही नहीं ना इस साल, तो ये एग्जेम्प्ट होगा। तो ये कर गया एसेट्स की दूसरी शाख में फॉल, और दूसरी शाख में टैक्स बेस इज इक्वल टू 8। ठीक है, ओके। 0.5 पढ़ लें, बाकी इसको होमवर्क पूरा करिएगा, 0.5 पढ़ लें। पढ़ लिया जी। वो तो है ही नहीं ना। देखिए, हमने जब डेफर्ड टैक्स का सीडी निकालना होता है ना, और उनके ऊपर कोई बीडी वीडी था, अब सीडी में वो नहीं है, तो वो बैलेंसिंग में खुद ब खुद रिवर्स हो जाएंगे। तो हमारी टेंशन उनकी है जिन पे हम अब बनाने लगे। अगर पहले कोई थे भी तो वो सीडी में अब कुछ ना आने की वजह से बीडी सीडी के डिफरेंस से वो क्लोज होकर खत्म हो जाएंगे, वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस में क्लोज हो जाएंगे। तो इसलिए अब हमारा मेन कंसर्न है कि सीडी किस किस का बनने लगा है। डिविडेंड रिसीवेबल ओके ना। 0.5 इन्वेस्ट किया था हमने 40 मिलियन 1 अप्रैल 17 को, और इस पे हमें इंटरेस्ट मिला करना है साल साल के बाद। तो 10% साल बाद मिलेगा, यानी 1 अप्रैल 17 है तो 18 को मिल जाएगा। लेकिन हम इस वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं 31 दिसंबर 17, तो 9 महीने जो गुजर गए हुए हैं उनका मिला तो नहीं है, लेकिन हमने उसका रिसीवेबल तो बनाया होगा। 40 मिलियन 10% 9/12 3 टैक्स बेस। टैक्स वाले इस पे पहले टैक्स लगाया करते थे कैश बेसिस पे ही 10% पे, और 1 जनवरी 18 से अब ये एप्लीकेबल है तो स्टिल कैश बेसिस पे, लेकिन टैक्स रेट 15% हो जाएगा। तो टैक्सेबल तो कैश बेसिस पे ही है ना, तो टैक्स बेस 0 3, टैक्स रेट क्या लगेगा 15, क्योंकि कल को जब टैक्स हमने इनकम बना ली, टैक्स वाले कल को इनकम बनाएंगे, टैक्स लगाएंगे। हम तो अभी इनकम बना चुके, टैक्स वाले कल को टैक्स लगाएंगे, टैक्स देना पड़ेगा कितना 15, तो इसलिए 15% का रेट लगेगा। ये है पॉइंट जो समझा रहा था। इस सवाल को पूरा जरूर करना यार, कल मैं और कराऊंगा, बल्कि कल मैं रिवैल्यूएशन डालूंगा साथ, और नोट्स। अब नोट्स बता के तो अब नोट्स की प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। बस खत्म ही है तकरीबन IS-12 है, क्योंकि इसकी टैक्सेशन कैश बेसिस पे है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।